आज मैं एक वॉर एक्शन मूवी की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम वंस इन द डेजर्ट है। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। द स्टोरी फिल्म की शुरुआत सीरिया के पाला के बाहरी इलाके में कहीं एक सूखी नदी के किनारे होती है। रूसी सैनिकों का एक काफिला डी माइनिंग विशेषज्ञ कैप्टन दीमा शाबुरोव के नेतृत्व में नदी की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर आतंकवादी संगठन जोश अलसम से जुड़े सैनिक मौजूद हैं। ये सामने आता है कि दोनों पक्ष यहां बंधकों की अदला बदली के लिए आए हैं। रूसी एक कैदी लेकर आए हैं जिसका नाम जिहादी जॉन है, जो उस गिरोह का सदस्य है जो सिर कलम करने और उनकी वीडियो बनाने के लिए कुख्यात है। इसके बदले में उन्हें मेजर वापस मिलने वाला है, जेन, जिसे कुछ हफ्ते पहले आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। दीमा को बंधक को बीच के इलाके तक ले जाने और रूसी सैनिक को वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इससे पहले कि हम देख सकें कि बंधकों की अदला बदली की घटना में क्या हुआ, फिल्म कुछ महीने पीछे चली जाती है। कैप्टन दीमा अलग अलग तरह के बमों को निष्क्रिय करने पर कक्षाएं ले रहे होते हैं। उनके छात्र सभी मूल निवासी सीरियाई सैनिक हैं, जिनमें से कई साफ तौर पर बहुत कम उम्र के हैं। यह भी स्पष्ट है कि डी माइनिंग के क्षेत्र में उनके काम के लिए कैप्टन का बहुत सम्मान किया जाता है। दरअसल कुछ साल पहले एक बम को निष्क्रिय करते समय उन्होंने अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां खो दी थीं। इसके बावजूद कैप्टन इन युवा लड़कों को विभिन्न प्रकार के बमों की बुनियादी बातें सिखाते हैं। उनके पास पारंपरिक और साधारण बम होते हैं, जिनमें केवल साधारण तार शामिल होते हैं। फिर उससे ज्यादा जटिल किस्म के विस्फोटक उपकरण होते हैं, जैसे कि जायरोस्कोपिक बम। इनमें एक सेंसर होता है जिसमें एक पहिया या डिस्क शामिल होती है, जो एक धुरी के चारों ओर तेजी से स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। जब इस सेंसर में जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो यह बम को सक्रिय कर देता है और उसके आसपास मौजूद बदकिस्मत लोगों की मौत हो जाती है। हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सैनिक आखिरकार अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। कक्षा एक नजदीकी संयुक्त सीरियाई अमेरिकी सेना अड्डे की ओर जाती है, जहां उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वे सेना के वाहनों में यात्रा करते हैं और रास्ते में एक छोटी सफेद वैन से सामना होता है। दीमा देखता है कि वैन में एक स्थानीय महिला है जो उसी दिशा में जाती हुई लगती है। उसका अंदाजा सही निकलता है और वैन उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद सेना अड्डे के पास रुक जाती है। हालांकि दीमा तुरंत काम के मोड में आ जाता है और कमांडिंग ऑफिसर से इलाके में आने वाले सभी रेडियो सिग्नलों को जाम करने के लिए कहता है। यह एक सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रिमोट कंट्रोल के लिए आने वाले सिग्नलों को रोकना होता है। बमों के बारे में इसके बाद वह वहां मौजूद आम नागरिकों के बारे में पूछता है और सीरियाई सैनिकों में से एक उसे बताता है कि उन्हें लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि दीमा इस जवाब से संतुष्ट नहीं होता, फिर भी वह अपनी ड्यूटी जारी रखता है। कैप्टन की नजरें बार बार उस महिला पर टिक जाती हैं जो थोड़ी देर पहले सफेद वैन से उतरी थी। उसने साधारण हिजाबी कपड़े पहने हुए हैं और एक प्यारा बैकपैक उठाया हुआ है। ये साफ जाहिर है कि दीमा उसकी बेपनाह खूबसूरती से आकर्षित हो गया है। थोड़ी ही देर बाद वह छात्रों को कतार में खड़ा करता है और उन्हें परीक्षा के बारे में जानकारी देता है। सेना अड्डे के सामने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे सील कर दिया गया है। उस इलाके के अंदर एक जिंदा लैंड माइन है, जो अगर कोई उस पर ठोकर खा जाए तो फट सकती है। छात्रों को एक समूह के रूप में काम करना होता है और लैंड माइन को निष्क्रिय करना होता है। इस तरह परीक्षा शुरू होती है। अगर उनमें से कोई एक भी गलती करता है तो पूरी कक्षा मारी जाती है। जल्द ही परीक्षा शुरू होती है और सीरियाई सैनिक सुरक्षात्मक गियर पहनकर सील किए गए इलाके में प्रवेश करते हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है, क्योंकि एक भी गलत कदम एक बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। कुछ ही देर बाद मेलिम नाम का एक सैनिक प्लास्टिक की थैली के नीचे लैंड माइन ढूंढ निकालता है। दीमा देखते रहते हैं जब उनका छात्र घुटनों के बल बैठता है और बम को निष्क्रिय करने की तैयारी करता है। मौसम बेहद घबराया हुआ होता है और तारों के साथ काम करते हुए लगातार दुआ करता रहता है, लेकिन वह सर्किट को अनप्लग करने में कामयाब हो जाता है, जिससे बम फटने से प्रभावी रूप से रुक जाता है। इस सफलता के बाद पूरा सेना अड्डा और छात्र जश्न के मूड में आ जाते हैं। दीमा उन्हें बधाई देता है और बताता है कि उनके कोर्स पूरा होने के प्रमाण पत्र
उन्हें कैंप में दिए जाएंगे। छात्र फिर वे अपना उपकरण नीचे रख देते हैं और गाना बजाना व नाचना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान दीमा के पास वही सीरियाई महिला आती है जिसे हमने पहले देखा था। इसके बाद दोनों बातचीत करते हैं और धीरे धीरे सेना अड्डे से दूर टहलते हुए चले जाते हैं। पता चलता है कि उस महिला का नाम जमा है और वह आधी रूसी तथा आधी सीरियाई है। वह इस युद्धग्रस्त देश में अपनी सेवा के लिए कैप्टन का धन्यवाद करती है। बातचीत के दौरान जमा बताती है कि वह किसी के कॉल का इंतजार कर रही थी, लेकिन सेना अड्डे के पास उतरने के बाद से उसका फोन काम करना बंद हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दीमा ने इलाके में सभी रेडियो सिग्नल जाम करने का आदेश दिया था। अब जब परीक्षा पूरी हो जाती है तो वह अपने आदमियों से संचार व्यवस्था दोबारा चालू करने के लिए कहता है। जमीला को अपना फोन नेटवर्क वापस मिलकर खुशी होती है और वह एक बार फिर कैप्टन का धन्यवाद करती है। लेकिन अब जब मैं फिर से इंस्टाग्राम चला सकती हूँ तो तुमसे इसी पल दीमा के आदमी उसे छात्रों के साथ जश्न मनाने के लिए वापस सेना अड्डे में बुलाते हैं। उसके छात्र उसके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। दीमा फिर जमा से थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और अड्डे की ओर चलने लगता है। महिला उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वह उसे कुछ बताना चाहती है। हालांकि कैप्टन वादा करता है कि वह कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएगा और अपने छात्रों की ओर दौड़ने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद सेना अड्डे के ठीक नीचे एक बम फट जाता है। एक विशाल आग का गोला ऊपर उठता है और इंसानी शरीरों के टुकड़े हर दिशा में उड़ जाते हैं। दीमा, जो अभी भी अड्डे से कुछ दूरी पर होता है, झटके की वजह से कई फीट दूर जा गिरता है। कुछ देर बाद वह होश में आता है और चारों ओर पड़े सैनिकों के कटे फटे शरीर देखता है। वह चकराया हुआ होता है और उसके कानों में तेज आवाज गूंज रही होती है। लड़खड़ाते हुए दीमा एक रूसी बचाव हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ता है। वह जमीन पर जमीला का बैकपैक पड़ा हुआ पाता है। वह पास ही बेहोश पड़ी होती है, लेकिन जिंदा होती है। जमा और कैप्टन समेत सभी बचे हुए लोगों को इसके बाद नजदीकी रूसी सेना कैंप ले जाया जाता है। अगले दिन 2 उच्च रैंकिंग अधिकारी कैंप में पहुंचते हैं और दीमा से पूछताछ करते हैं। वह उन बहुत कम लोगों में से एक होता है जो इस आतंकवादी हमले में बच पाए थे। अधिकारी जानना चाहते हैं कि विस्फोट से पहले आखिर क्या हुआ था, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि कैप्टन अब भी धमाके के बाद के प्रभावों से जूझ रहा है, इसलिए वे उसे मेडिकल लीव पर घर भेजने का फैसला करते हैं। दीमा इस फैसले से खुश नहीं होता, लेकिन उसे जल्द ही अपना सामान पैक करने के लिए कह दिया जाता है। इसके बाद वह अपने सामान लेने जाता है और प्रभारी अधिकारी उसे जमा का बैकपैक भी सौंपता है। पता चलता है कि दीमा के अस्पताल से छुट्टी मिलने तक वह पहले ही चली चुकी थी। हालांकि बैकपैक में उसका मोबाइल फोन और कई अन्य रोजमर्रा की चीजें मौजूद होती हैं। दीमा अब भी उस स्थानीय महिला से बहुत प्रभावित है और सेवानिवृत्ति से पहले उससे मिलने के लिए बेकरार है। वह उसका मोबाइल लेकर अपने सामान में रख लेता है। कुछ दिन बाद दीमा रूस लौटने के लिए हवाई अड्डे पर फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है। उसी हवाई अड्डे पर एक और रूसी सैनिक पाला शहर की ओर जा रहा होता है। सैनिक वहां इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने और शहर को उनके आतंक से मुक्त कराने के लिए जा रहे हैं। हालांकि जब नए समूह में से एक डी माइनर अचानक बीमार पड़ जाता है तो दीमा को उसे बदलने का आदेश दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे उसने चाहा था, कैप्टन अब अपनी प्रेमिका से मिलने का मौका पाता है। दृश्य फिर रेस्क्यू की ओर बदलता है। दीमा अपने नए समूह के साथ पाला शहर की ओर बढ़ता है। रास्ते में उन्हें खबर मिलती है कि एक छोटा रूसी दल पास के एक गांव में ISIS आतंकवादियों द्वारा घेर लिया गया है। वे तुरंत एक छोटा रास्ता लेकर अपने साथी सैनिकों को सहायता देने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे गांव के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं और सीधे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। नए समूह के कमांडिंग अधिकारी मेजर जेन सभी को पीछे रहने और गोलीबारी और विस्फोटों के बीच संघर्ष में शामिल न होने का आदेश देते हैं। इसी बीच दीमा की जेब में सुरक्षित जमा का फोन बजना शुरू होता है। कैप्टन उसे उठाता है और दूसरी तरफ जमा की आवाज सुनकर बेहद खुश होता है। पता चलता है कि वह भी वहीं रहती है। पाला वही शहर है जहां रूसी दल जा रहा है। वह जमा से वादा करता है कि अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वह उससे वहीं मिलेगा। ठीक इसी समय
एक रूसी टैंक ISIS के विस्फोट से प्रभावित होता है। टैंक के अंदर सैनिक युद्ध में घायल हो जाते हैं, लेकिन दुश्मन की गोलीबारी के कारण सुरक्षित स्थान पर पीछे नहीं हट सकते। जब कैप्टन दीमा यह देखता है तो वह अपने देशवासियों को बचाने का फैसला करता है। अपने कमांडिंग ऑफिसर के आदेशों की अनदेखी करते हुए वह बहादुरी से टैंक के पास जाकर एक घायल सैनिक को सुरक्षित स्थान तक खींच लाता है। हालांकि जेन बहुत क्रोधित होता है, वह भी दीमा के साथ मिलकर गोलीबारी की रेखा से रूसी सैनिक को बचाने में मदद करता है। इस बहादुर और थोड़ी मूर्खतापूर्ण बचाव अभियान के बाद दल अपनी मंजिल की ओर वापस बढ़ता है। वे जल्द ही पामलीरा पहुंचते हैं, लेकिन तुरंत ही उन्हें एक और मिशन में फेंक दिया जाता है। इस बार यह मिशन शहर के बाहरी इलाके में रेगिस्तान के बीच स्थित एक विशाल गैस उत्पादन संयंत्र से जुड़ा होता है। समूह अपना उपकरण पैक करता है और दिए गए स्थान की ओर बढ़ता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो कमांडिंग ऑफिसर जेन अंततः इस कार्य की गंभीरता को समझता है। गैस उत्पादन संयंत्र एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IEDs बिखरे हुए हैं। इसके अलावा इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण यह क्षेत्र आतंकवादी हमलों के प्रति बहुत संवेदनशील है। दीमा को तुरंत बम निष्क्रिय करने का कार्य सौंपा जाता है। वह तुरंत काम शुरू करता है और एक चौंकाने वाली खोज करता है। IED से एक लाइव ट्रिप वायर पास की एक बिल्डिंग तक जा रही होती है। वह सावधानी पूर्वक वायर का अनुसरण करता है और 2 आतंकवादियों को पाता है जो प्रार्थना में व्यस्त होते हैं। आदेश का इंतजार किए बिना दीमा दोनों को गोली मार देता है। सांत्वना की बात यह है कि उनमें से एक आतंकवादी IEDs के डिटोनेटर को पकड़े हुए था। दीमा ने मुख्य ट्रिप वायर को काटकर इलाके में कई विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद वह गैलन और समूह के बाकी सदस्यों के पास लौटता है, जो संयंत्र की सीमा के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। दीमा के पास एक आत्मघाती वेस्ट भी होती है, जिसमें विस्फोटक लगे होते हैं, जिसे उसने आतंकवादियों में से एक से हासिल किया था। वह उस विस्फोटक को निष्क्रिय करता है और दूसरों से दूर जाकर वेस्ट को दबाने के लिए जमीन में दफन करता है। ठीक उसी समय एक आतंकवादी कार गैस संयंत्र की ओर बढ़ती है। रूसी सैनिक उस कार पर गोलीबारी शुरू करते हैं, लेकिन कार लगातार बढ़ती रहती है। अधिकारी जेन एक रॉकेट लॉन्चर पकड़ता है और वाहन के नीचे भाग को हिट करने में कामयाब होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कार अंततः गैस संयंत्र में टकरा जाती है। वाहन से जुड़ा बम फट जाता है और पूरे क्षेत्र में एक विशाल विस्फोट फैल जाता है। कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन गैलन और दीमा दोनों जीवित बच जाते हैं। यह पिछले सप्ताह में दूसरी बार है जब कैप्टन बाल बाल बचता है। भयानक असफलता के बावजूद दल के पास आराम करने या अभी अभी हुई घटना के बारे में सोचने का समय नहीं होता। जैसे ही वे अपने बेस पर लौटते हैं, उन्हें ताड़मोर गांव भेजा जाता है ताकि वहां की एक स्थानीय कुएं के विस्फोटक से भरे होने की अफवाह की जांच की जा सके। कैप्टन दीमा को पीछे रहना पड़ता है, जबकि जेन और उनके डिप्टी लेफ्टिनेंट मक्कार्स्की आगे जाते हैं। मामले की सत्यता की जांच करने के लिए कुछ ही मिनटों बाद दीमा गांव की सामान्य दिशा से एक बड़ा विस्फोट सुनता है। वह तुरंत सीरियाई सैनिकों की एक टीम इकट्ठा करता है और उस ओर बढ़ता है। वे ताड़मोर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें एक झड़प के बीच में पाते हैं, जिसमें सीरियाई सैनिक और स्थानीय गिरोह जोश अलसम शामिल होते हैं। दीमा और उसकी टीम जल्दी से इलाके को दुश्मनों से मुक्त कर देते हैं, लेकिन इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। लेफ्टिनेंट मकार्स्की बेरहमी से मारे जाते हैं, जबकि मेजर जेन को गिरोह द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस विनाशकारी युद्ध के बाद दीमा को पाला शहर भेजा जाता है, जो ताड़मोर से ज्यादा दूर नहीं है। उसे गैलन को खोजने के लिए एक जांच शुरू करने की अनुमति दी जाती है। वहां कैप्टन को फिर से जमा का कॉल आता है, जो उससे मिलने के लिए कहती है। एक झोड़ा स्थानीय फूलों का ले जाकर दीमा जमिया के पास पहुंचता है। पता चलता है कि उसने भी इस चल रही युद्ध में अपना परिवार खो दिया है और वह प्रेम की लालसा रखती है। यह पल दोनों को एक दूसरे में सांत्वना पाने का अवसर देता है और अंततः वे एक भावुक चुंबन साझा करते हैं। कैप्टन दीमा वह रात जमा के साथ ही बिताता है। अगली सुबह उसे जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि उसे मेजर जेन की लोकेशन के बारे में एक संभावित सुराग मिलता है। वह कुछ सीरियाई सैनिकों को इकट्ठा करता है
और एक स्थानीय बाजार की ओर बढ़ता है जो उसके पास ही स्थित है। वहां वे कुछ गिरोह के सदस्यों से मिलने जा रहे हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास जेन का मृत शरीर है। साथ ही यह भी पता चलता है कि दीमा कुछ साल पहले एक खराब तलाक से गुजरे थे। तब से वह इस युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं और उन्होंने मानवता का सबसे बुरा पक्ष ही देखा है। लेकिन इतने सालों के बाद उन्हें आखिरकार किसी महिला के साथ कुछ प्रेम भरे पल साझा करने का मौका मिलता है, भले ही वह इंस्टाग्राम की लत में हो। उस दोपहर दीमा जमिया के घर पहुंचता है। जब वे बाजार पहुंचते हैं तो गिरोह के सदस्य किसी को भी शव देखने नहीं देते जब तक कि उन्हें पहले पैसे न मिलें। दीमा के समूह में से एक सीरियाई सैनिक जानता है कि यह एक जाल है और अपने दोस्तों को सतर्क रहने का संकेत देता है। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण होता है और यह और अधिक आग में घी डालने का काम करता है। एक झपकी में ही एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। हालांकि सीरियाई सैनिकों की संख्या में बढ़त होती है जो सभी गिरोह के सदस्यों को मारने के लिए पर्याप्त होती है। साथ ही कई निर्दोष नागरिक भी इसमें मारे जाते हैं। इस युद्ध के बाद दीमा उस शव की जांच करता है जिसे गिरोह के सदस्यों ने लाया था। ठीक वैसे ही जैसा कि एक सीरियाई सैनिक ने संदेह किया था, वह गैलेन का शरीर नहीं है। यह पूरा मामला, यह पूरा मिलन केवल पास के रूसी सेना से पैसे वसूलने का जाल था। दीमा को वहां एक मोबाइल फोन भी मिलता है जो गिरोह के एक सदस्य का था। वह इसे देखता है और कुछ ऐसा पाता है जो उसकी हकीकत को हिला देता है। मोबाइल में एक वीडियो होता है जिसमें जोश अलस्सम के शीर्ष नेता एक निजी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। यह कार्यक्रम जमा के घर में आयोजित किया जा रहा होता है और उसे भी गिरोह के सदस्यों के साथ करीब आते हुए देखा जाता है। दीमा अचानक उस दिन की याद में लौट जाता है जब एक विस्फोट ने उसके छात्रों को पास के संयुक्त सीरियाई अमेरिकी सेना अड्डे के पास मार डाला था। बम उसी समय फटा था जब उसने रेडियो सिग्नल जैमर बंद करने का आदेश दिया था। यह जानते ही कि जमा सुरक्षित दूरी पर खड़ी होकर अपने मोबाइल से बम को सक्रिय कर चुकी थी, दीमा चोट और धोखे का अनुभव करता है। चोटिल और धोखा खाया। दीमा तुरंत पामलीरा में जमा के घर वापस चला जाता है। उसके डर की पुष्टि तब होती है जब वह देखता है कि एक जोश अलसम गिरोह का सदस्य उसके साथ बातचीत कर रहा है। कैप्टन बिना समय गंवाए उस आतंकवादी को मार देता है और फिर जमा को कोने में रोक लेता है। अंततः वह बताती है कि गैलेन अभी भी जीवित है और गिरोह उसे किसी बंधक के बदले छोड़ने के लिए तैयार है। वे चाहते हैं कि जिहादी जॉन एक मनोवैज्ञानिक अपराधी और सिर कलम करने के लिए कुख्यात कैदी को सौंपा जाए। इसके बदले दीमा सहमत हो जाता है और अगले दिन पामलीरा के बाहरी इलाके में एक सूखी नदी के पास बैठक तय की जाती है। हालांकि जाने से पहले कैप्टन दीमा उस महिला को गोली मार देता है जिसके लिए वह इस युद्धग्रस्त शहर तक आया था। फिर फिल्म वापस पहले दृश्य पर लौटती है जहां बंधकों का अदला बदली का दृश्य है, जहां बंधकों की अदला बदली हो रही होती है। कैप्टन दीमा व्यक्तिगत रूप से जिहादी जॉन को दुश्मनों के हाथ सौंपता है और बदले में गैलेन को प्राप्त करता है। गिरोह के सदस्य तुरंत अपने आदमी को लेकर पीछे हट जाते हैं जिससे दीमा को लगता है कि कुछ गलत है। ठीक उसी समय जेन बताता है कि अपराधियों ने अपने जैकेट के नीचे एक IED वेस्ट फिट किया हुआ है। यह एक जटिल जायरोस्कोपिक विस्फोटक है जिसे निष्क्रिय करने में बहुत मेहनत लगती है। कुछ तनावपूर्ण मिनटों के बाद दीमा गैलेन से वेस्ट हटा देता है और उसे सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहता है। लेकिन IED को अकेले निष्क्रिय करना संभव नहीं होता क्योंकि यह बहुत जटिल है। एक दिल दहला देने वाले मोड में गैलेन यह देखता है कि कैप्टन दीमा अपने आप को बलिदान देते हुए विस्फोट को होने देता है। धन्यवाद कि आपने